नमस्कार। तथास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, 11 जुलाई 2010 को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रकृति का करिश्मा होता है जब सूर्य जो है वो मून और अर्थ यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ जाती है और सूर्य की रोशनी कई जगहों पर नहीं पड़ती है, दिन में भी। अ, इसी सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, जिनके चलते कई बार सूर्य ग्रहण के दिन लोग कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हीं के लिए नुकसानदायक होते हैं। हम आज तथास्तु में सूर्य ग्रहण से रिलेटेड जितनी भी मिथ्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप भी इसमें हमारे साथ जुड़ें। कोई भी मन में सवाल उठ रहा है सूर्य ग्रहण को लेकर, या फिर आप भी बाकियों की तरह 11 जुलाई के लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत ही ना हो। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। नंबर है 0120399111 और हमारा एसएमएस नंबर है 560068। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य श्रीमती आभा शर्मा। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आभा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आभा जी, 11 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण होता क्या है? ग्रहण से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ग्रहण क्या है? देखिए, ग्रहण दो तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और साल में 4 से 7 तक ग्रहण पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में जो ग्रहण का मुख्य उपयोग किया जाता है वो मेदिनी ज्योतिष में आता है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। यानी कि एक इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी, जातक या किसी प्रति इंडिविजुअल पर इसका असर ज़्यादा नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली अगर किसी देश, किसी राष्ट्र की कुंडली के लगन पे यह ग्रहण पड़ रहा हो, अच्छा। दशा भी खराब चल रही हो, और साथ ही अगर उसके पर्टिकुलर किसी स्टेट के अगर राशि पे पड़ रहा है, हाँ, तो हाँ। उन्हें ये नुकसान हो सकता है कि उधर के वहाँ कुछ अर्थक्वेक आ जाए, या वहाँ कुछ प्राकृतिक आपदा हो आ जाए, जाए। या ये फिर किसी प्रोफेशन विशेष, जैसे कोई मछुआरों का ग्रुप है या कोई आर्टिस्ट है, उनको तो उस नुकसान पहुंच जिस जाए, राशि पे है उससे रिलेटेड पहुंच प्रोफेशनल सकता ग्रुप्स को है उन्हें नुकसान हो नुकसान। सकता है। ज्योतिष इसे कैसे देखता है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य को पूर्ण या आंशिक रूप से ढक लेता है। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब सूर्य राहु और केतु जैसे ग्रहों से ग्रस्त होता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। जबकि ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण का एक वैज्ञानिक कारण है, इसलिए ग्रहण को सांसारिक ज्योतिष के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अनुसार ग्रहण का इंसान के भाग्य से कोई संबंध नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण का मतलब है कि उनके जीवन में कुछ उथल-पुथल होने वाली है, या फिर कुछ तो समस्या है जो ये सूर्य ग्रहण साथ में लेकर आएगा। लेकिन क्या ये वाकई मिथ है या सच्चाई है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्रीति दिल्ली से हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी प्रीति, बताएं। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि सूर्य ग्रहण के बाद कहते हैं कि दान करना चाहिए। तो वो दान, हम कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि पितरों का भी दान करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि पंडित को देना चाहिए मंदिर में जी। तो क्या वो दोनों ही दान कंपलसरी होते हैं, या हम दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं? और दान में हम क्या दे सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है प्रीति। वाकई लोग ये सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद दान जरूर देना चाहिए ताकि कुछ पुण्य कमा लें। ये सच है? देखिए, सूर्य ग्रहण अमावस पर पड़ता है, और अमावस जो तिथि है वो पितरों की तिथि है। तो उस दिन अगर पितरों की तिथि हर महीने आएगी, अमावस हर महीने आती है, उस दिन अगर दान करेंगे तो अवश्य आपको कुछ उससे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य ग्रहण क्योंकि उस दिन पड़ रहा है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है, जो प्लैनेटरी पोजीशन बन गई है। और सूर्य क्योंकि कारक है, आत्मा का कारक है, तो और चंद्रमा भी मन का कारक है, तो यानी दोनों चीजें प्रभावित हो सकती हैं। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही हो, ओके, क्योंकि आपके कर्म है।
तो अगर इसीलिए जनरल एक टेंडेंसी या एक 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 मतलब बना दिया गया है सिस्टम या कस्टम कि आप उस दिन दान कीजिए, ताकि सभी लोग दान करें, ताकि जिनकी खराब दशा हो उनको भी फायदा हो, जिनकी नहीं हो उनको भी फायदा। तो अमावस पे तो वैसे ही दान करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है प्रीति, तो आप करेंगी तो इससे आपकी ही को फायदा है। पंकज दिल्ली से इस समय हमारे साथ हैं। जी पंकज, बताएं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है जी। अच्छा, पहला ये है कि जैसे राहु के साथ सूर्य होता है तो सूर्य ग्रहण है, ये बात तो आपने खुद ही क्लियर कर दी। अच्छा, अगर इसका ये चौथे स्थान में अगर इसका प्रभाव हो या चौथे स्थान में ऐसा ग्रहण बने तो इसका क्या प्रभाव होगा, और इसके अलावा अगर 10वें स्थान में सूर्य ग्रहण बने तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला क्वेश्चन ये है जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर मकर लगन है या कन्या लगन है या फिर मीन लगन है, इसमें तो सूर्य बुरे स्थानों पर स्वामी हो जाता है। अगर ये सूर्य ग्रहण में फंस जाता है सूर्य, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। ये तो बुरी चीज बुरी जगह फंस गई जाके, तो हमें इसको क्यों निकालना चाहिए या इससे क्यों ऊर्जा लें, इसको और दबाना चाहिए। जी, ज्योतिष का ज्ञान तो आपको भी बहुत है। आभा जी से पूछते हैं आपके सवाल का जवाब। जी जी, जैसे मैंने बताया कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण का ज्यादा रोल है। अब अगर इनकी कुंडली में दशा खराब चल रही है और फिर अगर ग्रहण पड़ता है ऐसे स्थान पे, तो क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या है, ये गोचर ही है, ट्रांसिट है, ये एक प्लानिटरी पोजीशन है जो हो रही है। आपकी कुंडली तो वही है, फिक्स है, जो आपके कुंडली के योग है वो फिक्स है, दशा क्रम जो है वो फिक्स है, वैसे वैसे ही आएगा। ठीक है। तो अब ये तो ट्रांसिट है, यानी ये जो ग्रहण का ट्रांसिट है वो किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है। अब चौथे घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो चौथे घर के जो सिग्निफिकेशन है, यानी आपकी मदर है उनकी तबियत खराब हो सकती है अगर दशा खराब हो, या फिर अगर आपका मकान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि घर भी चौथे घर से दिखाते हैं। और हैप्पीनेस है, यानी आपको अशांति होगी, आपकी अपनी हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि आपको सुख नहीं मिलेगा, चौथे घर के सिग्निफिकेशन अफेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार 10वें घर में अगर बनता है एक्टिवेशन, बट इस सब में मैं यही कह रही हूँ कि योग और दशा का पहले हमेशा ही रोल आएगा, क्योंकि जो ग्रहण का रोल है वो जितने भी हमारे क्लासिक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें ट्रांसिट पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया। सिर्फ फल दीपिका और जो आगे आने वाले नए जो कुछ ग्रंथ हैं उसमें ही ट्रांसिट पे बल दिया गया है। उससे पहले के बृहद पराशर, होराशार, सारावली वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंस दी गई है वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी को दी है। तो इंडिविजुअल को, यानी किसी व्यक्ति विशेष को इससे डरने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, शकुंतला दिल्ली से कुछ पूछना चाहती हैं। जी शकुंतला, बताइए। 2 क्वेश्चन। हेलो। हाँ 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये है कि ये हम रोज हवन करते हैं गायत्री का और ग्रहण में कर सकते हैं, और इसके साथ एक और है कि आज के बच्चे जो कहना नहीं मानते ग्रहण का, तो उन्हें कैसे समझाया जाए, क्योंकि हम तो पहले से करते आ रहे हैं। क्या नहीं मानते ग्रहण के बारे में आपके बच्चे? कहते हैं कि ग्रहण से कुछ नहीं होता। और आपको लगता है होता है? हाँ, और दूसरा ये कि मेरे बेटे की कुंडली में 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य भी है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए। बेटे की जहाँ तक बात है क्वेश्चन की, तो आप उनकी बर्थ डिटेल्स हमें SMS कर दीजिए 560068 पर। तो उनकी जो भी ग्रह दिशाएं होंगी उनको ये स्टडी करेंगी आभा जी, और फिर 1 हफ्ते के बाद बताएंगी। लेकिन पहले सवाल का जवाब क्या देंगे आप इन्हें? देखिए, आजकल की जनरेशन तो खैर मानती ही नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई लॉजिकल बेस दिया जाए, कोई जेन्युइन रीजन हो, तो वो जरूर मानेंगे। ठीक है। अब ये मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। पूजा आप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्मकांड में ग्रहण के दिन इवन मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं, कपाट ग्रहण के दौरान। तो इसीलिए गायत्री यज्ञ अगर वो करती हैं, हवन करती हैं, तो उस दिन उसको मना कर दिया जाता है, क्योंकि एक विशेष स्थिति बन रही है, क्योंकि सूर्य तो देव है, ग्रहों के राजा है, और वो पीड़ित हो रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये कर्मकांड में मना कर दिया गया है। तो ये उस दिन ये अवॉइड करें, और बाकी दिन जैसे भी ये करती हैं अपनी दिनचर्या रखें, और आपको फायदा होगा इससे। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120399111, और हमारा SMS नंबर है 560068। We'll be right back after this break.
सूर्य ग्रहण के बारे में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मान्यता है, लोगों की धारणाएं हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो प्राकृतिक आपदा को लेकर आता है। कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होती है प्रकृति में, हमारी अपनी राशियों में। इस पर आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ तक सच है। और इस समय उषा दिल्ली से कुछ पूछना चाहती हैं। जी उषा, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग उषा। मैम उषा नहीं, तुषा। क्या नाम बताया? तुषा। तुषा। तुषा, ओके, आई एम सो सॉरी। तुषा, बताइए। मैम ये जैसे ग्रहण लग रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर मत निकलो। तो मैम अब मैं जानकारी मतलब लेना चाहती हूँ आपसे कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुषा। वाकई ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में उठ रहा था कि अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कहा जाता है कि वो इस समय बाहर ना जाएं, कुछ काटे ना, कुछ बनाए ना। ये कहाँ तक सच? जी देखिए, तुषार जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो सभी व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होगा जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ बना रखा है कि देखिए ये माना जाता है अभी तक जो ऐसा हमारा चल रहा है कि सारा खाना पीना दूषित हो जाता है ग्रहण के लिए। तो इसीलिए अब प्रेग्नेंट लेडी को तो भूख लगेगी और उसको खाना, उसके लिए डॉक्टर्स भी एडवाइस करेंगे कि उसे खाना खाना है। तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये अपना प्रतिदिन जैसे खाती हैं वैसे ही खाएं, ऐसा कुछ दूषित नहीं हो जाएगा, इनके बच्चे पे भी कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ एक संतान गोपाल मंत्र है, उसका जाप करें। वो बच्चे के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, इनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर वो भी नहीं कर सकती तो सिंपल भगवान का कोई भी भक्ति करें, भगवान के किसी भी स्रोत पाठ करें। और साथ ही इवन आपको इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि मोरारजी देसाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, 99 साल जिए, निरोग रहे, आखिरी 40 साल में तो कोई दवाई भी नहीं खाई। उनका जन्म खुद ग्रहण के अगले दिन हुआ था। अच्छा। और उनके जन्म से 15 दिन पहले भी जो कहते हैं कि एक पक्ष में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो तब भी एक ग्रहण पड़ा था, यानी 2 ग्रहण उनके जन्म से पहले हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 18 फरवरी 1896 और 28 फरवरी 1896 2 ग्रहण पड़े। उसके बाद 29 फरवरी 1896 को उनका जन्म हुआ। तो इसीलिए इनको तुषा को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करना है। चलिए, तो अपने मन को शांत रखिएगा, उस दिन भगवान का नाम लीजिएगा और कुछ नहीं होने वाला, आपको भी और आपके बच्चे को भी। सूर्य ग्रहण की कोई कुंडली अगर आपके पास हो तो आप हमें बता सकती हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है किस किस तरह की दशाएं बन सकती हैं और क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, ये कुंडली में लाई हूँ। 5 फरवरी 1962 को ग्रहण लगा था, 6:05 दिल्ली। देखिए ये अष्टग्रही योग बना था तब। अच्छा। 1962 में इंडिया के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। और तब चाइना से रिलेशन तब तो अच्छे थे, लेकिन इस ग्रहण लगने के बाद जो कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा चलता था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि कुछ इश्यूज थे जो नहीं सुलझे, दैट मैकमोहन लाइन और तिब्बत को लेके काफी इश्यूज थे। और जो चीन जो एक मित्र देश था वो अचानक शत्रु बन गया और अक्टूबर 1962 में इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो गई। तो ग्रहण का तो मेदनी ज्योतिष में रूप आ रहा है। और क्योंकि अष्टग्रही ये जो लगा था ग्रहण, वो मकर राशि में लगा था। भारत की कुंडली में और किसी भी राशि कुंडली में अगर ये लगन को प्रभावित करे, और भारत की क्योंकि वराहमिहिर जी की जो बनी हुई कुंडली है भारत की, वो मकर लगन की कुंडली है। तो 2828 साइन या 10-4 यानी कि मकर, कर्क या फिर वृश्चिक और वृषभ राशि, इन राशियों पर जब भी ग्रहण पड़ता है तो भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी भी तरह की युद्ध की संभावना भी हो सकती है और या फिर वेदर चेंजेस हो सकते हैं, सुनामी जैसी आपदाएं हो सकती है। इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत भी कुछ उसके बाद ये भी, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों के भी अगर कुंडली में उनके नेटल यानी उनकी जन्मकालीन चंद्रमा सूर्य या लगन पे प्रभावित कर रहा हो, दशा भी ऐसी खराब हो, तो उनकी सेहत खराब हो सकती है और आगे जाके उनको भी, जैसे 1964 में नेहरू जी। तो मुझे लगता है इसमें वाकई इस दौरान कुंडली स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कैसा आपकी राशि पर प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल गुंजन दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी गुंजन, बताएं। हेलो हेलो। गुंजन जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए पहले। मैंने कर दिया। थैंक यू, बताइए। हाँ नमस्कार जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे जन्म पत्री में जो नाम होता है उस हिसाब से तो मेरा सिंह राशि पड़ता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना जाता है। तो सूर्य सिंह राशि वालों पे सूर्य ग्रहण का क्या ज्यादा फर्क पड़ता है? पर मेरा जन्म नाम जो है वो सिंह राशि से, लेकिन जो अभी मैं नाम यूज करती हूँ वो गुंजन है, तो उससे तो कुंभ आता है। तो मैं कौन सी राशि अपना नॉर्मली यूज करूँ? और सूर्य ग्रहण के टाइम क्या तुलसी और कुशा खाने पीने की चीजों में रखने से अच्छा रहता है?
राइट गुंजन, आपने जो सवाल पूछा है आभा जी, किस हद तक आप इसका जवाब दे पाएंगी ताकि हम इन्हें फिर बोल दें कि इनके बर्थ डिटेल्स हमें एसएमएस कर सकती हैं? देखिए ये जो जैसे तुलसी रख देते हैं, ये सब तो इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल आपको सपोर्ट मिल जाए, डर आपका भाग जाए, तो वो तो ठीक है। वैसे भी दूषित तो ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी खाना पीना आप खाएंगे। दूसरे ये कि ये जैसे बोल रही हैं कि सूर्य राशि इनकी पड़ रही है, मतलब जो कुंडली में है और नाम से अलग है, तो राशि तो कुंडली में सूर्य अगर सिंह राशि में है तो वही इनकी सूर्य राशि होगी, और चंद्र भी उधर ही है, तो चंद्र राशि लियो बन जाएगी, सिंह राशि बनेगी। तो क्या लियो पे ज्यादा प्रभाव अगर नहीं, फिर मैंने बोला मेदिनी ज्योतिष में इसका रोल है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में इसका रोल तभी आएगा जब उनकी दशा खराब चल रही हो, उसका असर तभी होगा। अगर दशा इनकी अच्छी चल रही है तो कोई असर नहीं होगा। आपकी दशा कैसी है इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें एसएमएस कर दीजिए। एक हफ्ते का इंतजार कीजिए और अगले हफ्ते आभा जी आपकी कुंडली को स्टडी करके आपको बताएंगी कि आपकी जो ग्रह दशा है वो ठीक है भी या नहीं। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिए तथास्तु। सूर्य ग्रहण 11 जुलाई 2010 को पड़ रहा है और लोगों के मन में इसको लेकर कई शंकाएं, कई सवाल उठ रहे थे जो आज हम तथास्तु में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी एसएमएसेस कुछ आए हैं हमारे पास। रुचि ने हमें दिल्ली से आभा जी पूछा है कि वो नीलम पहनती हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए 19 मार्च 1976 11 बजे दिल्ली की कुंडली है और टॉरस लग्न आता है और कन्या नवांश। नीलम पहनती हैं, नीलम पहन सकती हैं क्योंकि शनि योग कारक है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई भी स्टोन अगर जेन्युइन है और फिर वो सिद्ध किया गया है उसके मंत्र से, तभी उसका फल इन्हें मिलता है। तो अब ये तो इनकी उस पर डिपेंड करेगा कि स्टोन कैसा है, सही है, जेन्युइन है नहीं। दूसरे अगर इनके बच्चे नहीं है और अगर इन्हें ये अगर संतान गोपाल मंत्र का ही जाप करें तो इन्हें बहुत अच्छा फायदा होगा। और ये नवंबर 2011 से नवंबर 2013 तक के बीच में इन्हें जरूर कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आई सी। तो रुचि, आप किसी अच्छे रत्न पारखी के पास जाएं जो आपको बता सके कि जो नीलम आपने पहना है वो जेन्युइन है भी या नहीं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंबिका ने हमें पूछा है कि वो उनकी शादी कब होगी और उन्हें अच्छी जॉब कब मिलेगी? जी 28 नवंबर 1981 2:45 एटा का जन्म है जी। कन्या लग्न है और मिथुन नवांश। मैरिज के योग तो सितंबर 2010 से बन नहीं जाएंगे इनके और साथ ही ये दिसंबर 2012 से पहले तो शादी भी हो जाएगी। अच्छा, अच्छी जॉब के लिए भी इन्होंने पूछा है तो दिसंबर 2011 से अप्रैल 2012 का समय अच्छी जॉब का है। वैसे अभी तो इन्हें थोड़ा कुछ ब्रेक्स आ सकते हैं लेकिन चलता रहेगा। अच्छा जो स्टेबल जॉब है वो दिसंबर 2011 से मिलेगा। ओके, सो मेनली हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि 2011 से 12 तक का समय इनका अच्छा रहेगा। इस समय रंजीता हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी रंजीता, लगता है रंजीता से हमारा संपर्क टूट गया है। अगला एसएमएस लेते हैं आभा जी। विकास खोका ने हमसे पूछा है कि उनकी दोबारा शादी कब होगी और साथ ही उनकी प्रोफेशनल जो जिस भी उस प्रोफेशनली व्हाटएवर ही इज डूइंग उसमें प्रमोशन उन्हें कब मिलेगा? जी 14 फरवरी 1973 10:50 दिल्ली। एरीज लगन है और मेष लगन और कन्या नवांश। इनकी कुंडली में देखिए अभी 2 साल पहले ही बुध की महादशा शुरू हुई है और जो कि इनकी कुंडली का तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है, तो ये एफर्ट्स और कंपटीशन दिखाता है। उसके स्वामी की दशा शुरू हुई है और चरदशा में भी कन्या की दशा लग रही है जुलाई 2010 16 तारीख से। तो देखिए ये समय तो शुरू हो ही रहा है, यानी अगस्त से लेके फरवरी 2011 के बीच इनको बहुत ही अच्छा प्रमोशन इनको जॉब में मिल सकता है। ये भारतीय एयरटेल में काम कर रहे हैं। दूसरा विवाह इन्होंने पूछा है तो दूसरा विवाह इनका अवश्य होगा, लेकिन अभी तो इन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा और ये कम से कम इन्हें अगस्त 2011 तक तो इंतजार करना ही है। और शादी 2011 से मई 2014 के बीच शादी हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी। शादी तो हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी के लिए थोड़ा सा मतलब आइडियल तो नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी एवरेज हैप्पीनेस है। ओके, सो 2011 तक आपको जॉब मिल जाएगी और शादी के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। प्रिया सूद भी यही जानना चाहती हैं कि उनकी दोबारा शादी कब होगी। 17 अक्टूबर 1976 जी 2:25 हसनपुर हरियाणा। जी इनकी कुंडली लियो लगन मिथुन नवांश की कुंडली है और इन्होंने शादी सेकंड मैरिज के लिए पूछा है। ये MBBS डॉक्टर है। ठीक है, अभी इन्हें भी 2 साल तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मार्च 2012 तक तो कोई योग नहीं। उसके बाद योग बनेंगे तो 2 इयर्स ऑफ वेटिंग, तो 2 साल का इंतजार है आपका। अक्षरा जो मिली भी लिखती हैं
वो पूछती हैं कानपुर से कि उनका एजुकेशन आगे क्या रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या कुछ करने वाली है पढ़ाई में वो। ये तो सिर्फ 5 साल की हैं अभी। 19 जून 2005 इनकी मदर ने जरूर ये SMS किया है, और 5 साल की हैं। 19 जून 2005। आजकल बच्चे भी बड़े स्मार्ट हो गए। 2352 कानपुर की कुंडली है, कुंभ लगन और मिथुन नवांश। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब इतने छोटे बच्चे की तो वैसे कुंडली ही नहीं देखते, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए देखी जाती है। फिर भी जनरल में, क्योंकि ये मूडी है बच्चा, खाने की हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, तो ये क्योंकि देखिए इनकी शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, और इसीलिए पीड़ा तो है, इसीलिए ये शायद बहुत इमोशनल भी हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच का है इनकी कुंडली में। अच्छा। लेकिन 9 साल की उम्र में इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा नेचर में भी, और ये बेटर हो जाएंगी। इनका जो फसी मूड है वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। आगे जाके एजुकेशन पूछा है तो कॉमर्स लाइन, नॉन टेक्निकल ही दिखता है प्रोफेशन। मतलब आपको इतनी चिंता हो गई अभी से ही? अभी तो उन्हें उनके खेलने कूदने की दिन है, उन्हें खेलने दीजिए। अनुराग निगम ने हमें पूछा है कानपुर से कि उनकी शादी कब होगी और उनका करियर या उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। जी, 4 मई 1980 10:10 कानपुर की कुंडली दी है, लेकिन इनका लगन करेक्शन मैंने किया है, क्योंकि जो इवेंट्स इन्होंने हमें बताए उसके हिसाब से ये कर्क लगन बनना चाहिए। 10:18 की कुंडली ठीक लगती है। 8 मिनट मैंने आगे किया है। और इनकी कुंडली में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मैरिज के लिए। तो देखिए मैरिज तो हो जाएगी, क्योंकि अभी छिद्र दशा चल रही है, सूर्य में शुक्र की दशा चल रही है, और ये परिवर्तन का समय है, जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। अगस्त 2010 के बाद से ही ये शुरू हो रही है इनकी चंद्रमा की 10 साल की महादशा, जो बहुत ही अच्छा है। चंद्रमा लग्नेश बन रहा है, तो इनके जीवन में अब काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं, और मैरिज भी इनकी जून 2011 से पहले हो जाएगी। चलिए, तो बस खुशी खुशी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है आगे। बहुत कम समय है आभा जी हमारे पास, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन जो दान पुण्य आपने कहा करना चाहिए, उसमें क्या कुछ दान करना चाहिए? देखिए दान तो कई तरह के हैं, आप कर सकते हैं, वो आपकी कुंडली बताएगी कि किस तरह का दान आपको ज्यादा फल देगा। लेकिन भोजन का दान सबसे उत्तम माना गया है। अच्छा। उसका दान आप कीजिए, आप गरीबों को खाना खिलाइए, वो आपको बहुत अच्छे फल देगा। अच्छा। और दूसरे ग्रहण का फल तो उन्हीं को लगेगा जहाँ ग्रहण हो, भारत में तो दिख ही नहीं रहा, तो इसीलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये रात को 22:40 से सुबह 3:27 तक है, तो रात को तो सूर्य हमारे यहाँ नहीं दिखेगा रात्रि में, तो इंडिया में तो डरने की जरूरत ही नहीं। बाहर के देशों में जहाँ उस समय दिन होगा वहां उनको शायद दिखाई दे, हमारे भारत में नहीं दिखाएगा। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि दान किसी भी तरह का किया जा सकता है, और जो भी सबसे ज्यादा नीडी हो शायद उसे जब वो चीज मिल जाती है, उससे बड़ा दान कोई और उनकी जो दुआएं मिलेंगी वो आपको जरूर आपको अच्छे फल दें। थैंक यू आभा जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और उम्मीद करते हैं बहुत सी भ्रांतियां जो है आज हमने दूर की हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू। नमस्ते। तो सूर्य ग्रहण के बारे में आज हमने समझने की कोशिश की कि ये एक नेचुरल साइंटिफिक फिनोमेना है, जिसमें हमें बिल्कुल भी पैनिकी नहीं होना है, भगवान का नाम लेना है, शांत रहना है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ भ्रांतियां भी जो आपके मन में थी वो भी हमने कोशिश की दूर करने की। फिलहाल हम आपको बता दें कि अगले हफ्ते हम नाड़ी दोष की इसी कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। नमस्कार।